प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि पाषाण काल को पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया। देखिए, आप अच्छे से दिमाग में रखें, कंफ्यूजन की कोई जगह ही ना रहे। कौन से काल पर हम लोगों की चर्चा हो रही है? पाषाण काल पर। पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 हिस्सों में बांटा जाता है? पहला हिस्सा पुरा या पूर्व पाषाण काल और दूसरा हिस्सा मध्य पाषाण काल, पेलियोलिथिक, देन आफ्टर मीसोलिथिक। तीसरा नव पाषाण काल। अब फिर ध्यान से समझिएगा, पूरा पाषाण काल के फिर से 3 हिस्से। किसके फिर से 3 हिस्से? पूरा पाषाण काल, पूरा या पूर्व पाषाण, इस काल के फिर से कितने हिस्से हो जाते हैं? पूरा या पूर्व पाषाण, इसके फिर से 3 हिस्से हो जाते हैं, निम्न, मध्य और उच्च। तो आज हम पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, यहां अपनी पढ़ाई को केंद्रित कर रहे हैं और पूरा पाषाण काल के पहले सेक्शन पर आ गए हैं, निम्न पूर्व पाषाण युग। निम्न पूरा पाषाण काल क्या है ये दौर? तो ये दौर याद करें, बहुत पुराना दौर है। 6 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर के चलता रहेगा। ये शुरुआती दौर है, समझिए। इस दौर में भारतीय संदर्भ में क्या बातें हुई? तो इस संदर्भ में भारत में जो साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले स्टोन एज के, उन एविडेंस के आधार पर 2 प्रकार के कल्चर का यहां पर एविडेंस मिला है। एक सोहन कल्चर और एक मद्रासी कल्चर। सोहन कल्चर को चॉपर, चॉपिंग या पेबुल कल्चर भी कहा गया है और मद्रासी संस्कृति को हैंड एक्स कल्चर या एस्यूलियन कल्चर भी कहा गया है। दिमाग में याद रखें, हम क्या पढ़ रहे हैं? निम्न पूर्व पाषाण युग। पत्थर के औजार मिल रहे हैं। पत्थर के औजार सोहन नदी की घाटी में मिले, इसलिए सोहन कल्चर। पत्थर के औजार दक्षिण भारत में मिले, दक्षिण भारत यानी मद्रास का इलाका, इसलिए इसका एक सेक्शन का नाम हो गया मद्रासी संस्कृति। अब पत्थर के औजारों का प्रकार, इसके आधार पर नाम पड़ा चॉपर, चॉपिंग या पेबुल संस्कृति। तो देखो क्या है चॉपर, चॉपिंग? पत्थर के उपकरण में एक तरफ धार हो तो चॉपर, ये पत्थर का उपकरण है, बहुत सरल तरीके से ऐसे ही हम समझने के लिए बना लेते हैं। इसमें एक तरफ धार है तो ये हो गया चॉपर। चॉपर शब्द को लेकर के बहुत आपको रिलैक्स रहना है। चॉपिंग करना हर कोई जानता है, सब्जी को काटना, किसी भी चीज को काटना, यही चॉप करना है। इस शब्द से आप इंग्लिश में सभी परिचित हैं। तो आदि मानव ने भी मांस को काटा होगा, किसी भी पदार्थ को काटा होगा और काटने के लिए उसने पत्थर में एक तरफ धार कर लिया, तो ये उसका पत्थर क्या कहलाने लगा? चॉपर कहलाने लगा। शुद्ध हिंदी में इसे गंडासा कहते हैं। गंडासा एक हथियार है, चॉपर। और यदि पत्थर के उपकरण में दोनों तरफ धार हो तो इसे खंडक कहते हैं, चॉपिंग। एनसीईआरटी में ये चीजें शुरुआत में ही मिलती हैं। अब ये देखिए, जैसे ही आप इस चित्र को देखेंगे, एग्जैक्ट ऐसा पत्थर का औजार नहीं था आदि मानव का, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। दोनों तरफ धार, दुधारी तलवार बाद में आप सुनेंगे, तो इसमें दोनों तरफ धार था। आदि मानव इस तरफ से भी काट सकता था किसी भी मांस को, दूसरे तरफ से भी काट सकता था। तो यदि पत्थर के हथियार में दोनों तरफ धार हो तो वो कहलाएगा चॉपिंग। तो कोई कठिन बात नहीं है। 2 शब्द हैं, चॉपर और चॉपिंग। एक शब्द है पेबुल। पेबुल को हिंदी में बटिकास्म कहते हैं, बटिकास्म। अस्म का मतलब होता है पत्थर। बटिका धन अस्म, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? बटिकास्म। अस्म का मतलब पत्थर। तो ये कैसे पत्थर थे? गोल गोल पत्थर।
नदियों में अभी भी गोल गोल पत्थर मिलते हैं। जब नदी की धारा बहते जाती है उसके साथ पत्थर आगे घूमते 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 स्वाभाविक रूप से गोल हो जाते हैं। और आदि मानव यदि गोल पत्थरों से दूसरे पत्थर पर चोट करेगा तो दूसरे पत्थर धारदार होते जाएंगे। तो उसने गोल गोल पत्थरों का प्रयोग किया दूसरे पत्थरों को धार देने के लिए, ऐसा आप समझें। और इन गोल पत्थरों को क्या कहा गया? बट्टिकास, देखिए लिखा होगा। और इंग्लिश में कहलाता है ये पेबल। पेबल क्या है? पेबल, इससे एक पत्थर को चोट करके वांछित रूप से ढाला जाता है। एक पत्थर पेबल है, पेबल से हम क्या बना रहे हैं? चॉपर। और पेबल से हम क्या बना रहे हैं? चॉपिंग। तो तीन शब्द आपस में जुड़ गए। जैसे ही आप शब्दों का रहस्य समझेंगे अब आपको बहुत आसान लगने लगा। चॉपर, चॉपिंग, पेबल कल्चर। आदि मानव के पास तीन प्रकार की चीजें हैं, वैसे और भी कुछ रहा होगा लेकिन मुख्य रूप से तीन प्रकार की चीजें हैं। और ये कहां पर मिली हैं? ये सोहन नदी की घाटी में मिली है। आगे हम हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो भारत में काफी प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है, सिंधु की ही सहायक नदी है सोहन नदी। तो सोहन नदी के किनारे इस तरह के पत्थर के औजार मिले। ये देखिए लिखा भी गया है, चॉपर चॉपिंग सर्वप्रथम सोहन घाटी से मिले, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा गया। तो निम्न पाषाण काल का एक सेक्शन कहलाता है चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, या उसी को कहते हैं सोहन कल्चर या सोहन संस्कृति। और दूसरा हिस्सा कहलाता है एस्यूलियन कल्चर, मद्रासी कल्चर या हैंड एक्स कल्चर। ये देखिए हैंड एक्स कल्चर। हैंड एक्स को जब हम हिंदी में प्रयोग में लाएंगे तो उसे कहेंगे हस्त कुठार। हैंड एक्स के लिए हिंदी शब्द समझिए, हस्त कुठार। अब कुठार का मतलब समझिए, कुठार यानी कुल्हाड़ी। आपने इसे शब्द को सुना होगा हिंदी में, मेरी इच्छाओं पर कुठारा घात हो गया, यानी मेरी इच्छाओं पर कुल्हाड़ी चल गई, एक ही वार से मेरी इच्छाओं को किसी ने काट के समाप्त कर दिया। तो मनुष्य जब बिना हैंड का, इसमें क्या नहीं लगा हुआ है समझ रहे हो, ये केवल पत्थर है, इसमें हैंडल नहीं लगा हुआ है। यदि मान लो इसमें थोड़ा सा हैंडल जैसा बन जाए तो यही चॉपर चॉपिंग। आजकल तो बिल्कुल डिजाइनदार कुल्हाड़ियां आती है, ऐसा डिजाइन बना रहेगा, कई प्रकार की चीजें आएंगी। आदि मानव ने अब इस पत्थर में थोड़ा सा एक इलाका ऐसा छोड़ दिया जहां पर धार नहीं है, अब उसको कह दिया गया उसका हैंडल। तो इसलिए अब ये चॉपर और चॉपिंग किस में बदल गया? हैंड एक्स में। और हैंड एक्स को हिंदी में कहेंगे हस्त कुठार। तो चूंकि उपकरण में चेंज आ गया इसलिए इस कल्चर को दूसरा कल्चर का नाम दे दिया गया। चूंकि एरिया बदल गया, जगह बदल गया, इसलिए इस कल्चर को दूसरा नाम दे दिया गया। एक बार ये कल्चर कहां मिल रहा था? सोहन के इलाके में। दूसरी बार मद्रास में मिल रहा है, सीधे दक्षिण भारत में, इसलिए इसका नाम मद्रासी संस्कृति पड़ गया। इसलिए एस्यूलियन कल्चर, मद्रासी कल्चर, हैंड एक्स कल्चर। अब आप समझ गए होंगे ये सेकंड सेक्शन है भारत के निम्न पूर्व पाषाण का। तो देखिए लिखा क्या गया है, प्राचीनतम एवं अपरिष्कृत हैंड एक्स। हैंड एक्स समझ गए, हस्त कुठार कुल्हाड़ी। प्राचीनतम एवं अपरिष्कृत हैंड एक्स को एवी वैली तथा विकसित और परिष्कृत हैंड एक्स को एस्यूलियन कहा जाता है। यानी हस्त कुठार के भी दो प्रकार। और आप जानते ही हैं हर चीज निरंतर विकास के दौर से गुजरती है। मनुष्य का मस्तिष्क ही भगवान ने ऐसे बनाया है कि वो हर चीज को आदि काल से लेकर आज तक बदलता है। एक सेट आपके हाथ में मोबाइल का आया नहीं रहता, तुरंत नया सेट आ जाता है। तो ये काम वो सदियों से करते आ रहा है। यदि पहला हैंड एक्स उसका अपरिष्कृत था तो जल्दी ही उसने परिष्कृत यानी एडवांस हैंड एक्स बना लिया। अपरिष्कृत हैंड एक्स को एवी वैली कहा गया और परिष्कृत हैंड एक्स को एस्यूलियन कहा गया। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात हमें अच्छे से दिमाग में बैठानी है। कौन सी महत्वपूर्ण बात? देखिए, भारत में प्राग इतिहास के जनक कौन हैं? तो प्राग इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं। ये अगला फैक्ट है। ये एक विद्वान व्यक्ति हैं, खोजकर्ता हैं, रिसर्चर हैं। इन्होंने 1863 में मद्रास के पल्लवरम में, जगह का नाम याद रखें, साउथ की जगह है, मद्रास के पल्लवरम में पहला पाषाण उपकरण पाया। और 1864 में प्रोफेसर किंग, ये भी
पुरातत्वविद हैं, इन्होंने बदम दुरै और अतिरपक्कम में हैंड एक्स पाया। तो 3 जगहों के नाम आपके दिमाग में बैठ जाएं। मद्रासी संस्कृति की 3 जगहें, कौन कौन सी 3 जगहें? पल्लवरम, अतिरपक्कम, बदम दुरै। 24 घंटे याद रहे। क्या क्या फैक्ट याद रखना है निम्न पुरापाषाण काल से हमें? पहला, इसका 2 सेक्शन, सोहन कल्चर, मद्रासी कल्चर। सोहन कल्चर का नाम दिमाग में रखें, चॉपर, चॉपिंग, पेबुल कल्चर। मद्रासी कल्चर का नाम दिमाग में रखें, सरलतम नाम हैंड एक्स कल्चर, थोड़ा जटिल नाम एस्यूलियन कल्चर। अब इसके बाद इसकी जगहों के नाम याद रखें। इनकी जगहों के नाम क्या हैं? पल्लवरम, बदम दुरै, अतिरपक्कम। जैसे हम लोगों को सोते जागते जब भी आप बोले हमेशा याद रहता है, ऐसी एक विद्यार्थी को भी याद रहे। पल्लवरम, बदम दुरै, अतिरपक्कम, ये सब साउथ की जगह हैं, जगहों के नाम हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार, भाटापारा, वैसी साउथ इंडिया में पल्लवरम, बदम दुरै, अतिरपक्कम। 3-4 बार बोलिए, आपकी जुबान में चढ़ जाएगा। और इन जगहों से पाषाण उपकरणों को खोजने वाले विद्वानों का नाम, पुरातत्वविदों का नाम, एक का नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट और दूसरे का नाम लिखा हुआ है प्रोफेसर किंग। और रॉबर्ट ब्रूस फुट को इसीलिए भारत में किसका जनक कहा जाता है? प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है। तो ये कौन सा सेक्शन अभी हम बोर्ड में देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं पुरापाषाण काल का एक दौर, निम्न पुरापाषाण। अभी हम मध्य पाषाण में नहीं आए हैं, याद रखिएगा। अभी हम निम्न पुरापाषाण में हैं और निम्न पुरापाषाण के बाद हम मध्य पुरापाषाण पढ़ेंगे। ये दोनों शब्दों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। अभी हमने निम्न पूर्व पाषाण या निम्न पुरापाषाण पढ़ा है, अब हम क्या पढ़ेंगे? मध्य पूर्व पाषाण काल, और इसके बाद उच्च पूर्व पाषाण काल। तब मैं फिर आपको मध्य पाषाण तक पहुंचा पाऊंगा। ये बेसिक डिफरेंस जब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं रहेगा, कंफ्यूजन होते रहेगा। अभी हम पूर्व पाषाण में हैं। पूर्व पाषाण के 3 हिस्से, जिसमें से पहला हिस्सा हमने पढ़ा निम्न पूर्व पाषाण। अब हम पढ़ेंगे मध्य पूर्व पाषाण। निम्न पूर्व पाषाण से जुड़ी कुछ चीजें और हम पहले दिमाग में रख ले, उसके बाद फिर जाएंगे मध्य पूर्व पाषाण में। आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। देखिएगा, मैं आपको इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव हल कराऊंगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं। ये जगहों के नाम एक के बाद एक दिमाग में स्टॉक करते चले। सोहन कल्चर, मद्रासी कल्चर, है ना। कहाँ है हम लोग? अभी मध्य पूर्व पाषाण में नहीं पहुंचे हैं। निम्न पूर्व पाषाण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख रहे हैं। क्या तथ्य देख रहे हैं? जगहों के नाम बढ़ाते जा रहा हूं मैं। पहले आपके दिमाग में मैंने सोहन नदी घाटी को रखा, फिर मैंने मद्रासी कल्चर रखा। मद्रासी कल्चर में मैंने आपको 3 जगहों का नाम बताया, पल्लवरम, बदम दुरै, अतिरपक्कम। अब मैं क्या कर रहा हूं? आपको उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, बड़ा फेमस इलाका है, मिर्जापुर में बेलन नदी है और बेलन नदी की घाटी में भी निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थल पाए गए। और वैसे ये जगह तो आपको हर हाल में जाननी चाहिए। अभी ही सीजीपीएससी प्री के पेपर में पिछले वर्ष भीमबेटका से प्रश्न आया है। हर स्टेट में भीमबेटका से प्रश्न आ चुका है। ये भारत का पाषाण काल का सबसे बेस्ट साइट माना जाता है और मिला भी यहां से बहुत कुछ है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका की गुफा, यहां से भी पाषाण काल के कौन से? निम्न पूर्व पाषाण काल के औजार मिले हैं और आगे के भी औजार यहां से मिलेंगे। तो भीमबेटका साइट का नाम याद रखें। और इसके बाद तीसरा फैक्ट तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के हथनौरा, ऑब्जेक्टिव में आप देखिएगा, हथनौरा से एक मानव की खोपड़ी मिली, बड़ी ई मानव की खोपड़ी मिली, जो एकमात्र भारत में प्राप्त क्या है? मानव जीवाश्म है। ये इस दौर का, निम्न पूर्व पाषाण काल का। और वैसे जब हम मानव की शुरुआत पढ़ेंगे तो भारत में रामापिथेकस, शिवापिथेकस, इनको हम प्राचीनतम और साक्ष्य में लेंगे। अभी हम निम्न पूर्व पाषाण काल का साक्ष्य याद रखेंगे, नर्मदा घाटी का हथनौरा। हथनौरा दिमाग में बैठाएं। जगहों के नाम मैं बोल रहा हूं, देखिए 24 आवर, सोहन नदी घाटी, मद्रासी कल्चर, उसके बाद मद्रासी कल्चर में पल्लवरम, बदम दुरै, अतिरपक्कम। फिर हम सीधे बड़े साइट में याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, बेलन नदी घाटी। फिर हम बड़े साइट में याद रखेंगे मध्य प्रदेश, भीमबेटका। और फिर हम और एक अच्छे साइट का नाम याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का हथनौरा। अब इस काल में मनुष्य क्या था?
तो अभी देखिए हम इस लेक्चर का एक पार्ट मनुष्य के विकास की कहानी लेंगे, जहां पर मनुष्य बंदर से मनुष्य कैसे बना डार्विन महोदय समझाएंगे। मैं तो उस थ्योरी से सहमत नहीं हूं, आप जाने है ना किसके किसके पूर्वज बंदर थे, रिसर्च करते रहिएगा। इस दौर में जो मनुष्य था ये होमो इरेक्टस था। आगे मैं आपको होमो इरेक्टस को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो जो निम्न पूर्व पाषाण का मानव है वो कौन सा मानव है? होमो इरेक्टस। अभी सरल शब्दों में समझें, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। तो मनुष्य अभी झुक कर नहीं चल रहा था, वो सीधा खड़ा हो गया था। सीधा खड़ा होने का मनुष्य को चमत्कारिक लाभ क्या मिलेगा? वो चौपाया से दो पाया बन जाएगा। वैसे तो हम भी जानवर ही हैं सोचोगे तो, लेकिन हम जानवर से बहुत अलग हैं। और पहली विशेषता मैं आपको बता रहा हूं कि भाई कोई भी जानवर है, गाय है, बंदर है, सब चार पैरों से चलते हैं, लेकिन हम दो पैर से चलते हैं। और जैसे ही हम दो पैर से चल रहे हैं, हमारे दो पैर नहीं, ये दो हाथ बन जाते हैं। और इन हाथों की मदद से ही मनुष्य दुनिया में बहुत कुछ काम करता है। तो ये होमो इरेक्टस सीधा खड़े होने वाला मानव है। और ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, अग्नि के प्रयोग का उत्तर तो आपको लेना रहेगा नवपाषाण काल में। लेकिन प्यारे बच्चों देखिए यहां पर सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण इस काल में चीन के चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है। लेकिन इस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं होता था, इसे लिया नहीं जाता। इसे भी समझिएगा, बड़ी लंबी कहानी है, आग के ऊपर अलग से स्टोरी बनती है। मनुष्य आग को कैसे प्रयोग किया होगा? तो देखो आग को वो पूरा पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में बिल्कुल जान जाएगा। क्यों जान जाएगा? जब से दुनिया तब से आग। क्या आदि मानव आग नहीं देखा रहा होगा? पूरा पाषाण काल में जरूर देखा रहा होगा। जैसे दूसरे जीव जंतु जानवर आग से डर कर भागे रहे होंगे, हमारे पूर्वज भी आग से डर कर भागे रहे होंगे। ये मानव की ही तो कहानी है। लेकिन मनुष्य के पास दिमाग है दूसरे जानवरों से बहुत तेज, सारे जीव जंतुओं से बहुत तेज। उसने धीरे धीरे आग से डरना छोड़ दिया। उसने मांस को आग में जब भून कर खाया होगा तो उसको मांस का स्वाद बदला हुआ लगेगा। और उसे लगेगा कि जब बाकी सारे जीव जंतु आग से डर कर भाग रहे हैं, खतरनाक से खतरनाक जीव आग से डर रहा है, शेर से लेकर चीता और बड़े बड़े जीव, तो ये आग मेरी मददगार साबित हो सकती है। फिर आगे चल करके मानव ने क्या किया होगा? उस आग को सुरक्षित करना सीखा होगा। ध्यान से समझिएगा, आग का वो आविष्कार अभी भी नहीं किया होगा, आग को पहले वो सुरक्षित किया होगा। मतलब समझ रहे हो, गांव में पहले आगी सिपचाया जाता था, छत्तीसगढ़ी बोल रहा हूं मैं। आग को हमारी दादी लोग खत्म नहीं होने देते थे, चूल्हे में आग रखा रहता था, उसी आग से फिर शाम को आग बना लेते थे, माचिस की जरूरत नहीं पड़ती थी उनको। तो आदि मानव अभी क्या किया रहा होगा? थोड़ा आगे चलकर या जब भी वो आग का अगला स्टेप सीखेगा तो कहीं पे आग लगी, उसमें से एक लकड़ी को रख के अपने गुफा में ले आया और उस लकड़ी को गुफा में रहने दिया। और वो लकड़ी जब खत्म होने वाली रही होगी तो दूसरा लकड़ी को उससे लगा के जला लिया। तो इस तरीके से वो आग को धीरे 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 यूज करने का तरीका सीखते जाएगा। और एक दिन ऐसा आया कि वो माचिस बनाकर, लाइटर बनाकर आग को जेब में रखे घूम रहा है और एटम बम से आग लगा के पूरी दुनिया खत्म कर दे रहा है। तो खैर ये अलग हो गया, मुद्दे से हटकर आप फिर से अपने ध्यान को केंद्रित करें। हम निम्न पूर्व पाषाण युग में हैं और यहां पर के साइट्स हैं, लास्ट बार दोहरा रहा हूं, यहां पर के साइट्स क्या हैं? मद्रास में पल्लवरम, बदमदुरै, अतिरपक्कम, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, बेलन नदी घाटी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका और मध्य प्रदेश में हथनौरा। यहां से अलग अलग चीजें आपको जाननी चाहिए। फिर आ जाता है नया सेक्शन। नया सेक्शन है मध्य पूर्व पाषाण युग। अभी मध्य पाषाण में हम नहीं पहुंचे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं, मध्य पूर्व पाषाण युग। मध्य पूर्व पाषाण युग को ब्लेड स्क्रेपर संस्कृति भी कहते हैं। ब्लेड और स्क्रेपर, यहां पर ब्लेड का प्रयोग होगा। आज वाला ब्लेड धातु का बना है, ये आदि मानव का ब्लेड है। ब्लेड तो आज हर कोई जानता है, काफी नुकीला। तो आदि मानव का ब्लेड, आप इस चित्र से कुछ समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये दौर फलक था। फलक यानी पत्थर का एक टुकड़ा, वो क्या कहलाएगा? काफी पतला टुकड़ा, वो फलक कहलाएगा। वैसी ब्लेड है, वैसी स्क्रेपर है जिसके माध्यम से कुछ स्क्रेप किया जाएगा। तो ये फलक, ब्लेड और स्क्रेपर कल्चर है मध्य पूर्व पाषाण। निम्न पूर्व पाषाण का नाम क्या था? चॉपर, चॉपिंग, पेबुल कल्चर।
हैंड एक्स कल्चर, एस्यूलियन कल्चर, ये औजार के प्रयोग के आधार पर था। यहां पर औजार के प्रयोग के आधार पर मध्य पूर्व पाषाण युग का नाम क्या पड़ गया? फलक, ब्लेड, स्क्रेपर कल्चर, और इसको मुस्तूरियन कल्चर भी कहा जाता है। जहां निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण क्वार्ट्जाइट पत्थर से बनते थे। ये भी दिमाग में रखें, क्वार्ट्जाइट पत्थर से इसके पिछले दौर के उपकरण बन रहे हैं, लेकिन मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरण जैस्पर, कैल्सीडोनी है, कैल्सीडोनी और चर्ट तथा फ्लिंट आदि के माध्यम से बनाए जाने लगे। पत्थरों का प्रकार बदल गया। पहले क्वार्ट्जाइट पत्थर था, क्वार्ट्ज पत्थर के बदले अब क्या आ गया? जेस्पर, कैल्सीडोनी, चर्ट, फ्लिंट। ये सब बड़े क्वेश्चन आंसर को बनाते समय काम आता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन गलत हैं, विचार करें। निम्न पुरा पाषाण युग में क्वार्ट्ज पत्थर, मध्य पुरा पाषाण युग या मध्य पूर्व पाषाण युग में जैस्पर, कैल्सीडोनी, चर्ट और फ्लिंट स्थल। निम्न पुरा पाषाण युग की जगहें कहां कहां पाई गई थी? मद्रास में पल्लवरम, बदमदुरै, अतिरपक्कम, मिर्जापुर, बेलन घाटी, है ना, इत्यादि। अब ये मध्य पूर्व पाषाण युग की जगहें, तो सबसे फेमस जगह नेवासा, महाराष्ट्र। नेवासा मध्य पूर्व पाषाण युग का प्रतिनिधि स्थान है, प्रारूप स्थल है, प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव साइट। मध्य पुरा पाषाण युग का क्या है? ये प्रारूप स्थल है। और राजस्थान के थार से भी बहुत सारा इस दौर का साक्ष्य मिला है। तो राजस्थान के थार से प्राप्त मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरणों को प्रोफेसर BN मिश्रा ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। तो ये थोड़ा सा आपने देखा, कौन सा दौर देखा? मध्य पूर्व पाषाण का। चूंकि यहां पर फलक, ब्लेड और स्क्रेपर का प्रयोग होने लगा, पत्थरों का भी प्रयोग बदल गया, इसलिए ये दौर नए सेक्शन में रखा गया। अब आगे चलिए, पूर्व पाषाण युग का आखिरी दौर। पूर्व पाषाण युग का आखिरी दौर क्या है? उच्च पूर्व पाषाण युग। बेलन घाटी से ही सबसे पहले भारत में उच्च पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो दिमाग में याद रखें, जो हम मिर्जापुर की बेलन घाटी का थोड़ी देर पहले जिक्र सुन रहे थे कि मिर्जापुर की जो बेलन घाटी है, ये मिर्जापुर की बेलन घाटी निम्न पूर्व पाषाण का जिक्र का एविडेंस दे रही थी, और यही मिर्जापुर की बेलन घाटी उच्च पूर्व पाषाण का भी एविडेंस देती है। इस काल का प्रमुख उपकरण ब्लेड था। वहां पर ब्लेड के साथ साथ अन्य उपकरण थे, ब्लेड, फलक, स्क्रेपर थे। इस काल का प्रमुख उपकरण ब्लेड था, इसलिए इसे ब्लेड प्रधान उच्च पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। अब इस काल की एक और बड़ी प्यारी विशेषता जो आपको याद रखनी है, चकमक उद्योग की स्थापना। चकमक पत्थर कितने लोग जानते हैं? तैयब जी का भी नाम वीडियो में आना चाहिए, ध्यान से सुन रहे हैं। तैयब जी और धानी, चकमक पत्थर आप दोनों जानते हैं क्या होता है? चकमक पत्थर बड़ा मनुष्य का पहला एडवांसमेंट का प्रमाण है। चकमक ऐसा पत्थर होता है, जब दो चकमक पत्थर को रगड़ा जाता है, एक दूसरे पर उन्हें चोट किया जाता है, तो उससे आग निकलती है। आधुनिक काल में भी जब मैं अपने गांव में रहता था, तो जब मैं बच्चा था उस समय गांव में, तो हमारी धान की मिसाई कराने के लिए हमारे अधिया वाले आते थे, बसावन नाम के व्यक्ति, और वो चोंगी पीते थे, जानते होंगे पुराने समय के लोग पीते थे, और उसमें वो रुई लगा के रखते थे और चकमक पत्थर को रगड़ते थे, चिंगारी पैदा होती थी, उस चिंगारी से रुई में आग लग जाती थी, फिर कुछ भी अपना तरीका अपना करके उससे वो धूम्रपान करते थे। आप लोग मत करना, गलत चीज है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि चकमक पहला मनुष्य का एडवांसमेंट वाला एक साधन है, चकमक पत्थर। इस दो पत्थर को रगड़कर मनुष्य क्या पैदा करने लगा? आग पैदा करने लगा है। ये चकमक उद्योग की स्थापना है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, इतना सब के बाद भी अग्नि का प्रयोग मनुष्य ने कब शुरू किया बोलते हैं? तो वो है नवपाषाण काल। ऑब्जेक्टिव में हमेशा उत्तर किसको लिया जाएगा? नवपाषाण काल को। तो यहां पर चकमक उद्योग की स्थापना हो गई, और यहीं से प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस का धरती पर पदार्पण हो गया। हम उस प्रज्ञा मानव के बाद के मानव मानकर अपने आप को गर्व में ले सकते हैं, ये होमोसेपियन है और हम आधुनिक मानव हैं।
होमोसेपियंस सेपियंस, दुष्ट, बदमाश, खतरनाक मानव, जो प्रकृति का बुरी तरह क्या करने लगा है, दोहन करने लगा है। जब मनुष्य सीधा खड़ा हुआ तो उसे होमो इरेक्टस कहा गया, और जब उसके अंदर दिमाग का लेवल बढ़ गया, ऐसा माना गया, तो वो होमो सेपियंस कहलाया। तो होमो सेपियंस कब आया है, उच्च पूर्व पाषाण में। होमो इरेक्टस कब आया है, निम्न पूर्व पाषाण में। यानी जो होमो प्रजाति है ये पूर्व पाषाण युग में पदार्पण कर दी धरती पर। बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से दुनिया का सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति मिली है। तो इस जगह को भी याद रखो, बेलन घाटी का आप बार बार जिक्र कर ही रहे हैं। और ये बेलन घाटी की कौन सी जगह है, बेलन घाटी की ये लोहदा नाला क्षेत्र है। टाइपिंग में गलती है, लोहदा वाला नहीं है, लोहदा नाला क्षेत्र है। और यहाँ दुनिया की सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति मिली है। तो ये 3 सेक्शन हुए। किसके 3 सेक्शन हुए बच्चों, बार बार मैं बता रहा हूं, ये पूर्व पाषाण युग के 3 सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा। पूर्व पाषाण काल, इसका कौन कौन सा 3 सेक्शन हमने पढ़ा। पहला निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पूर्व पाषाण काल, तीसरा उच्च पूर्व पाषाण काल। ये पूरा दौर 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का है। अब इसके तुरंत बाद जो दौर आएगा वो है मध्य पूर्व पाषाण का। तो हम आगे बढ़ते हैं, कौन से दौर में अब हम आते हैं मनुष्य के जीवन के। हाँ, एक बार आपको बता देता हूं, दूसरे दौर में बढ़े। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन कैसा था। यद्यपि मैं लेक्चर की शुरुआत में ही बता चुका हूं कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, आखेटक और खाद्य संग्राहक था। इसे आपके लिए मैंने नोट्स में भी लिख दिया है। इस काल का मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। शिकार एवं कंदमूल ही इसके भोजन थे। वह अग्नि के प्रयोग से अपरिचित था। देख लीजिए, ये एनसीईआरटी का तथ्य है जो मैं दे रहा हूं। मैंने बार बार अग्नि के बारे में आपको बताया भी है, लेकिन अभी भी जब तक पूरा पाषाण का दौर चलेगा, मध्य पाषाण का दौर चलेगा, अग्नि के प्रयोग से हम मनुष्य को अपरिचित मानेंगे। मनुष्य ने अग्नि का प्रयोग कब शुरू किया बोलते हैं, तो उत्तर हमेशा नवपाषाण को लेंगे। यहाँ पर स्पष्ट फैक्ट के रूप में लिख भी दिया गया है, वह अग्नि के प्रयोग से अपरिचित था, इसलिए मांस कच्चा खाता था। चूंकि इस काल में कृषि, पशुपालन एवं मृद भांडों के प्रचलन का अभाव था। मनुष्य कृषि अभी नहीं जान रहा है, मनुष्य अभी पशुपालन नहीं कर रहा है, मनुष्य अभी मिट्टी के बर्तन नहीं बना रहा है। अरे जब खेती करेगा तो कुछ उगाएगा तो उसको किसी चीज में संभाल के रखना रहेगा, तब मिट्टी का बर्तन बनेगा। अभी मनुष्य केवल और केवल क्या कर रहा है, कोई जानवर दिखा उसको पत्थर फेंक के मार दिया, या पत्थर के औजार से उसको काट के खा गया, है ना। और कुछ कंद मूल फल मिला, जिसको हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के विद्वानों ने यहाँ पर दिखा दिया है। हो सकता है यही कंदमूल फल रहे हो या दूसरे फल रहे हो। यदि कुछ कंदमूल फल मिला तो उसको आदि मानव खा लेता था। तो कैसा था वो, आखेटक और खाद्य संग्राहक। अतः स्पष्ट है कि इस काल का मानव उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं। दिमाग में 100% याद रखें, पूरा पाषाण काल का मानव कैसा मानव है, उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी कंज्यूम करने वाला, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। प्रोड्यूसर बनेगा वो नवपाषाण काल में, जब वो खेती करना शुरू करेगा, अन्न उगाना शुरू करेगा। अब हम पहुंचेंगे पूरा पाषाण काल के बाद के दौर यानी मध्य पाषाण काल में, और मनुष्य के जीवन में बड़ा अंतर आ जाएगा। 10 लाख से, है ना, 10,000 से 6,000 वाला दौर रहेगा जो आप पीछे के वीडियो में देखे होंगे। मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज, इसमें कैसे पाषाण उपकरण मिलेंगे, सूक्ष्म या लघु पाषाण उपकरण। अब उपकरण चेंज हो गए, छोटे छोटे पाषाण उपकरण आएंगे, सूक्ष्म या लघु पाषाण उपकरण। इसलिए मध्य पाषाण काल को एक नाम दिया गया मीजोलिथिक एज, और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है माइक्रोलिथिक एज। माइक्रो का मतलब भी होता है छोटा, मेगा यानी बड़ा, मेगा स्ट्रक्चर, और दूसरा माइक्रो यानी सूक्ष्म। माइक्रोबायोलॉजी आपने शब्द को सुना होगा, माइक्रोस्कोप जो छोटी सी छोटी चीजों को आपको दिखाता है। माइक्रो का मतलब छोटा। तो ये मध्य पाषाण काल का एक नाम मीजोलिथिक एज है, और मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोलिथिक एज। इस काल की विशेषता देखिए, इस काल को अनुपुरा पाषाण काल
ठीक है, पूरा पाषाण काल के बाद वाला, अनु यानी बाद में आने वाला। जो मेरा छोटा भाई है वो मेरा अनुज है, मेरे बाद आया, और जो मेरा बड़ा भाई है वो मेरा अग्रज है, वो मेरे पहले आया। तो ये पूरा पाषाण के बाद आया, इसलिए अनुपूरा पाषाण काल। और ये नौ पाषाण के पहले आया, इसके बाद हम नौ पाषाण पढ़ लेंगे, इसलिए इसको आद्य नौ पाषाण काल कहते हैं। और ये दोनों काल के बीच का संक्रमण है, इसके एक तरफ पूरा पाषाण काल है और इसके दूसरे तरफ नौ पाषाण काल है, और दोनों के बीच का जो समय होता है वही संध्या काल है, संक्रमण काल। एक फेज से दूसरे फेज में हम ट्रांजिट करते हैं, दिन और रात के बीच का ट्रांजिशन पीरियड शाम, संक्रमण काल। बड़ा तनाव लगता है मनुष्य को, इसलिए शाम के समय दीपक जलाया जाता है। ऐसी यहां पर है, एक तरफ है पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, और दूसरे तरफ है नौ पाषाण काल, और दोनों के बीच का ट्रांजिशन फेज संक्रमण काल क्या है, मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल का नाम आपके दिमाग में बैठा। अब मध्य पाषाण काल की दो जगहें, बहुत ही महत्वपूर्ण दो जगहें 24/7 आपको याद रहनी चाहिए, आदमगढ़ और बागोर। मध्य प्रदेश का आदमगढ़, राजस्थान का बागोर, ये मध्य पाषाणिक स्थल हैं जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य पशुपालन करने लगा, अभी ब्रीडिंग किया है कि नहीं पता नहीं, पशुओं से और पशु, वो किसी पशु को रख लिया फिर उसको खा दिया कुछ दिन बाद, ये भी पशुपालन हो सकता है सोचोगे तो। खैर इस विवाद पे नहीं जाएंगे। मनुष्य पशुपालन करने लगा, कब करने लगा मनुष्य पशुपालन, मध्य पाषाण काल में। लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग कब करने लगा मनुष्य, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य देने वाली दो जगहें कौन कौन सी हैं, आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ कहां है, मध्य प्रदेश में, बागोर कहां है, राजस्थान में। अभी मैंने जो बात कही थी वो नोट्स में भी है। इस काल के उपकरण छोटे हैं, इसलिए इन उपकरणों को लघु पाषाण काल नहीं, इन उपकरणों को लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। इस काल के उपकरण क्या हैं, छोटे हैं, इसलिए इन उपकरणों को लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। इंग्लिश में कहलाएगा ये मैक्रोलिथिक नहीं, माइक्रोलिथिक कहलाएगा। स्पेलिंग को भी चेक कर लीजिएगा, टाइपिंग की गलती होगी। और बड़ी बात, तीन बड़ी बड़ी फैक्ट पहले दिमाग में रख लें। तीन बड़े बड़े फैक्ट कौन कौन से, तीन बड़े बड़े फैक्ट। पहला, पशुपालन शुरू हुआ। दूसरा, जो पत्थर के औजार हैं वो छोटे हो गए, छोटे हो गए यानी क्या कहलाने लगे, ये माइक्रोलिथ कहलाने लगे। तीसरा, जगहें कौन कौन सी, दो जगहें, एक आदमगढ़ एक बागोर। और चौथी बात, लकड़ी की डोंगी कैनन्स का सर्वप्रथम निर्माण का श्रेय, सर्वप्रथम निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है, मध्य पाषाण काल को ही जाता है। इन लोगों ने लकड़ी की डोंगी बनाई। तो कुछ इस तरीके से चित्र बना करके हमारा सोशल मीडिया ग्रुप इस चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा है कि कैसे मध्य पाषाण काल के लोगों का जीवन रहा होगा। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम इसी काल में मिलते हैं। इसी काल से शवों को दफनाने की शुरुआत मानी जाती है। मनुष्य ने शव को दफनाना कब से शुरू किया, मध्य पाषाण काल में। तो अच्छे से दिमाग में रखें, इसका समय आप पिछले लेक्चर से कंपेयर करके याद रखें, कब से कब तक पूर्व पाषाण काल है, फिर कब से कब तक कौन आया, मध्य पाषाण काल। समय को रट लीजिएगा, आपका काम। समय यदि याद नहीं आ रहा है तो मध्य पाषाण काल की विशेषताएं याद रखें। ये माइक्रोलिथिक एज है, सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। इस काल में मनुष्य क्या करना शुरू कर दिया, पशुपालन करना शुरू कर दिया। वो हंटर एंड क्या बन गया, फूड गेदरर से हट करके क्या बन गया, हंटर एंड हर्डर बन गया। इस काल के जो महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं, आदमगढ़ और बागौर। इस काल में मनुष्य ने क्या कर लिया, लकड़ी की डोंगी बना ली, नाव बना लिया, और इस काल में मनुष्य शवों को दफनाने लगा। और इस काल के बाद से फिर मनुष्य के जीवन में क्रांति आएगी। किस में आएगी क्रांति, मनुष्य के जीवन में। और इस क्रांति को और इस काल की कुछ और बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।